आज की हमारी कहानी का नाम है दादाजी। सुबह सुबह 6 बजे सबसे पहले मम्मी की चूड़ी की आवाज़ जो उनके बालों को बांधते हुए बजती है, फिर पानी की मोटर की आवाज़ और फिर रसोई में नाश्ते की तैयारी के साथ जो खटपट शुरू हो जाती है, वही हमारे जागने का अलार्म होता है। धीरे धीरे सभी लोग उस मीठे शोर से जाग जाते हैं। थोड़ी देर में पापा भी फ्रेश होकर दूध लेने चले जाते हैं। अक्षत, मेरा छोटा भाई, अभी वो सो ही रहा होता है क्योंकि उसके समर वेकेशंस चल रहे हैं और मैं अपना पानी का बॉटल लेकर जॉगिंग के लिए निकल जाती हूँ। हाय, मेरा नाम विधि है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ और ये मेरी फैमिली है और उसमें होने वाला डेली रूटीन। वेट, अपनी फैमिली के ख़ास मेंबर के बारे में तो बताना भूल ही गई मैं। मेरे दादाजी, रोज़ सुबह उनके रूम से खांसने की आवाज़ आती है, जिसका मतलब होता है मैं जाग गया हूँ और मुझे पानी लाकर दो। माँ को अक्सर मैं ही दिखती हूँ इन सब कामों के लिए। मेरे हाथ में पानी का जग देकर कहती है, जा दे अपने दादाजी को पानी। मैं भी भाग के जाती हूँ और जग और एक ग्लास रख के भाग के वापस आती हूँ, क्योंकि अगर उनके सामने 5 मिनट भी रुक गई तो वो उन 5 मिनटों को 5 घंटों से भी भारी बना देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। कोई बात नहीं, आगे आपको सब पता चल जाएगा। खैर, वो रोज़ सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीते हैं, जिसमें से आधा ग्लास वो गरारे करने में इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, वो आज भी टूथब्रश का काम अपनी उंगली से ही करते हैं। उनका मानना है कि टूथब्रश से दांत जल्दी घिसते हैं। वैसे उनके मुंह से ये बात अच्छी तो नहीं लगती, क्योंकि ऐसा बोलते हुए उनके शब्द टूटे हुए दांतों की खाली जगह से हवा के साथ फिसल जाते हैं। उनका सबसे पसंदीदा काम है हर किसी के काम की बुराई करना और उसको ताने मार मार के पूरी तरह परेशान कर देना। उनके दिखते ही घर के सभी लोग बिना वजह इधर उधर के कामों में बिजी हो जाते हैं ताकि दादाजी के प्रकोप से बच सकें। घर के सभी लोगों को उनकी इस आदत का पता है, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं, बस अपना काम करने में बिजी रहते हैं। इनफैक्ट अक्षत की नींद तो दादाजी के तानों भरे टेलीकास्ट से ही खुलती है। नाश्ता बनते ही सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। पिताजी आ जाइए, आप भी नाश्ता कर लीजिए। मम्मी ने दादाजी को आवाज़ लगाई। दादाजी अंदर से ही कुछ बड़बड़ाते हुए आए। क्या नाश्ता करूं मैं, कभी कुछ अच्छा बनता भी है, जब देखो तब वही पोहा, वही पराठा, कभी वो क्या कहते हैं उसे, जो वो ब्रेड के अंदर भर के लगाते हैं। मैंने उनकी तरफ बिना देखे ही बोला, सैंडविच। हाँ वही, पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता है तुम लोगों के साथ मुझे। अपनी आदत से मजबूर दादाजी बिना रुके बड़बड़ाते ही रहे। तो क्या खाएंगे आप, बता दीजिए, वही बना देती हूँ। मम्मी ने रसोई से आवाज़ लगा के पूछा, क्योंकि आज फिर से सैंडविच ही बना था। रहने दो, कुछ मत बनाओ, यही खा लूँगा, वरना कहोगी कि बुढ़े के नखरे बहुत हैं। दादाजी मुंह बनाकर नाश्ता करने लगे। बेचारे पापा तो इस पूरी चर्चा में बस एक दर्शक की तरह दोनों पक्षों की दलीलें सुनते थे। भाई आखिर इस घर में सबसे ज़्यादा पिसने वाला इंसान तो वही है। अगर माँ की तरफ से बोले तो जोरू का गुलाम, और अगर दादाजी की तरफ से बोले तो हाँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं ना इस घर में। मम्मी का ये डायलॉग उनके लिए तैयार रहता है। 3 साल पहले दादी का देहांत हो गया था। तब तक दादाजी दादी के साथ हमारे गांव के पुश्तैनी घर में ही रहते थे। हम लोगों का वहाँ ज़्यादा आना जाना नहीं होता था, इसलिए दादी के जाने के बाद पापा उनको दिल्ली ले आए और तब से ही हमारी रोज़ की ज़िंदगी में तानों के काले बादल छा गए हैं। इतने साल हो गए पिताजी को यहाँ आए हुए, पर अभी तक उन्होंने खुद को यहाँ एडजस्ट नहीं होने दिया। आप कुछ कहते क्यों नहीं उनको? माँ ने इलायची वाली चाय का एक घूंट भरते हुए कहा। पापा भी मम्मी की बात से सहमत थे, मगर वो अपने पिताजी को कुछ कहते भी तो कैसे। वो हमारे ज़माने के बेटे नहीं थे जो अपने मम्मी पापा से कुछ भी कह दिया करते हैं। वो तो हमसे पिछली पीढ़ी के वो बेटे थे जो आज भी अपने पिताजी को समझाने की हिम्मत नहीं रखते थे
क्योंकि वो उनके पिता थे। सुलेखा, क्या बोलूँ मैं उनसे, तुम तो जानती हो ना उनका नेचर। एक बात कहूँगा तो उसमें से 100 बात बनाकर मुझे ही सुना देंगे। अरे पर ऐसा कब तक चलेगा जी? जब से यहाँ आए हैं तब से कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़े हो गए हैं। बच्चे भी तंग आ गए हैं इनके इस बर्ताव से। मम्मी ने चाय का कप ख़त्म करते हुए कहा। दादाजी सारा दिन घर पर ही रहते थे, ना कहीं आना ना जाना, ना किसी से बात करना, ना कोई दोस्त और ना ही कोई रिश्तेदार। बस दिन भर 2 ही काम करते थे, एक तो भगवत गीता पढ़ना और दूसरा अपने तीखे श्लोक हम सबको सुनाना। मम्मी, कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। मैंने अपना कॉलेज बैग सोफ़ा पर पटका और मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी तो नहीं आई, पर मैंने देखा दादाजी अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। ओ नो, अब फिर किसी बात पर अपना रेडियो ऑन कर लेंगे। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया और सामने रखा हुआ टीवी का रिमोट उठा के उसे ऑन कर दिया। टीवी पर न्यूज़ आ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कल रात को 2 चोरों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। तभी मैं जिस बात से बच रही थी वही हो गई। ये हाल है इस बड़े शहर का। यहाँ हर आदमी दूसरे को नोचने में लगा हुआ है। हमारे गांव में कभी ऐसी खबर सुनने को नहीं मिलती थी। यहाँ तो जीना दुश्वार है। मैं वहाँ बैठे बैठे ये सोच रही थी कि मैं ये सब सुन क्यों रही हूँ। मेरे पास तो ऑप्शन है। और मैंने अपना ऑप्शन चूज़ किया और अपना बैग उठाकर किचन से एक बिस्किट का पैकेट लेकर अपने रूम की तरफ चली गई। दादाजी अपने चश्मे के ऊपर से ही मुझे मेरे रूम में घुसने तक घूरते रहे, जैसे वो कह रहे हों, बड़ी बदतमीज़ लड़की है। ऐसा नहीं है कि हम दादाजी से नफरत करते थे, पर वो कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बस वही हो रहा था उनके और हमारे बीच। उनका ये बर्ताव ही उनके और हम सबके बीच की दूरियों को बढ़ाता था। शाम को पापा ऑफिस से घर आए। अक्षत ने उनसे सुबह एक प्रॉमिस लिया था कि वो शाम को वापस आते हुए शिमला के टिकट्स लेकर आएंगे। वो भी अपनी जगह सही था। उसकी 2 हफ्ते की वेकेशंस यूं ही निकल गई और हम इस बार कहीं घूमने भी नहीं गए। पापा के आते ही अक्षत ने ग्लास में ठंडा पानी भरा और उनके आगे रखा। पापा भी समझ गए कि ये सब चापलूसी किस लिए हो रही थी। थैंक यू बेटा, पर इतनी मेहरबानी आप रोज़ क्यों नहीं करते हम पर बेटा? पापा ने उसकी खिंचाई करते हुए कहा। पर अक्षत भी उन्हीं का ही बेटा है, तो उसने भी जवाब में कहा, क्योंकि आप रोज़ शिमला नहीं ले जाते ना पापा। उसकी ये बात सुनकर मम्मी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई और उसके सर पर धीरे से चाटा लगाते हुए बोली, बहुत बिगड़ रहा है तू। रात को डिनर के लिए सबसे पहले अक्षत आया, हमेशा की तरह। फिर पापा और मैं भी आकर बैठ गए। मम्मी ने पूछा, पिताजी नहीं आए अभी तक? विधि, जा तो ज़रा देख, कहीं किसी बात से नाराज़ होकर तो नहीं बैठे हुए। आज शाम की चाय से पहले ही वो कहीं निकल गए थे, मगर वहाँ से आकर ना चाय मांगी और ना ही उनकी कोई आवाज़ सुनी मैंने। ज़रा देख कर तो आ, वो ठीक है कि नहीं। क्या है मम्मी, हमेशा मुझे ही भेजती हो। नेक्स्ट टाइम ये निकम्मे को ज़रा भेजना, सारा दिन बस पबजी खेलता रहता है, कुछ काम नहीं करता। मैंने अक्षत की तरफ इशारा करते हुए बोला तो उसने भी मुझे ठेंगा दिखा दिया। मैंने उठने के लिए अपनी चेयर खिसकाई ही थी कि पीछे से दादाजी के खांसने की आवाज़ आई। आपको ये जानकर अजीब लगेगा, पर उनकी खांसी ने सबके अंदर का चैन वापस ला दिया। थैंक गॉड खुद ही आ गए। मैंने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए बोला। मम्मी ने चिंता भरे स्वर में पूछा, पिताजी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पर दादाजी कुछ नहीं बोले। दादाजी की चुप्पी ने मम्मी को बेचैन कर दिया था और वो पापा की तरफ बिना बोले इशारों से पूछने लगी, आप पूछो ना क्या हुआ पिताजी को। पापा ने मम्मी को हाथ दिखाते हुए इशारों इशारों में कहा, मैं देखता हूँ। बहुत लंबे समय के बाद आज डिनर टेबल पर सन्नाटा था। हम सब धीरे धीरे अपना निवाला मुंह में डालते हुए तिरछी नज़रों से दादाजी की तरफ देख रहे थे।
कि अब कोई तंज भरी आवाज़ आएगी, अब शुरू होगा खाने की बुराई का सिलसिला। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसे तो मम्मी के हाथों में स्वाद का भंडार है, पर आज खाने में कुछ कम था। शायद वहाँ सबके मन में यही बात चल रही थी कि दादाजी के ताने मारने की आदत से हम परेशान रहते हैं, पर आज उनका कुछ ना बोलना हम सबको इतना परेशान क्यों कर रहा है। पापा ने कुछ सोचते हुए उस सन्नाटे को तोड़ा। हाँ, तो चूंकि अब सब लोग यहाँ हैं तो फाइनल करते हैं इन वेकेशंस में कहाँ जाना है। अक्षित ने पापा की बात पूरी भी नहीं होने दी और बीच में ही बोल पड़ा, शिमला शिमला शिमला। फिर मैं भी क्यों चुप रहती। नहीं पापा, इस बार हम गोवा चलते हैं प्लीज़। मेरी बात सुनकर मम्मी भी इस बातचीत में कूद पड़ी और बोली, दिमाग ख़राब हो गया है क्या तेरा? इतनी गर्मी में गोवा कौन जाता है? पापा को हम सब में से किसी की राय नहीं जाननी थी, वो तो बस बात छेड़ने का उनका तरीका था। हम सब इस बार अपने गांव जाएंगे। पापा ने सबके चेहरे पर हैरानी का भाव छोड़ते हुए बोला, क्या है पापा, आपको अगर नहीं ले जाना तो मना कर दो ना। पर मेरी बात पापा सुन ही नहीं रहे थे। वो तो दादाजी के चेहरे पर उस मुस्कान को देख रहे थे जो दादी के जाने के बाद पहली बार देखी थी हमने। मैं बोलते बोलते रुक गई। पापा ने गांव जाने की तैयारी करने के लिए सबको बोल दिया। डिनर के बाद दादाजी और अक्षत अपने रूम में चले गए और मैं भी बालकनी में वॉक करने चली गई। हमारे जाने के बाद मम्मी ने पापा को सौंफ और मिश्री देते हुए पूछा, ये आपको गांव जाने का ख्याल कहाँ से आया? पापा ने मम्मी को अपने फ़ोन में कैलेंडर दिखाते हुए कहा, तुम भूल गई सुलेखा, कल माँ का जन्मदिन है। हे भगवान, मैं ये कैसे भूल गई? इसलिए पिताजी आज शांत हैं। मम्मी ने अपनी हथेली से अपना माथा पीटते हुए कहा। अगली सुबह हम सब लोग अपना अपना बैग लेकर कार के पास दादाजी का वेट कर रहे थे। 2 आवाज़ लगाने के बाद वो बाहर आए और उनके साथ उनका फेवरेट पुराने ज़माने वाला संदूक भी आया। इसमें क्या है पिताजी? पापा ने पूछा। कुछ नहीं है, हर बात जाननी है इनको। तू मुझे कौन सा सारी बात बताता है, पर इन्हें जानना है बुड्ढे के संदूक में क्या है। दादाजी की वही पुरानी धुन सुनकर आज किसी को बुरा नहीं लगा, बल्कि सबके चेहरों पर हंसी आ गई। लगभग 5 घंटों का सफ़र तय करके हम अपने गांव पहुंच ही गए। गांव काफ़ी बदल गया था। मैं भी आखिरी बार 8 साल पहले यहाँ आई थी, तब से बहुत कुछ नया हो गया था वहाँ। रास्ते में पहले एक कुआं हुआ करता था, पर अब वहाँ सरकारी नल लगे हुए हैं। रास्ता भी बहुत कच्चा था और उस पर चलते हुए मुझे अप्पू घर की राइड्स याद आती थी। पर आज वो पक्की सड़क बन चुकी है, जिसके साइड में स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई हैं। मुझसे अगर पूछें कि गांव में रहना है या शहर में, तो मैं बेशक शहर ही कहूँगी। पर गांव को शहर बनते हुए देखना मुझे कुछ रास नहीं आ रहा था। पापा, यहाँ पहले एक खिलौनों की छोटी सी दुकान हुआ करती थी ना, जहाँ से आप मुझे हमेशा एक खिलौना ज़रूर दिलवाते थे? मैंने अपनी उत्सुकता को बढ़ाते हुए पूछा। पापा ने एक हाथ से स्टीयर व्हील संभाला हुआ था और दूसरे हाथ से मेरे सर को सहलाकर कहने लगे, समय बहुत आगे निकल गया है बेटा। हमारी कार घर के सामने रुकी। दादाजी की नज़र उस घर को कार की खिड़की से ही ऐसे निहार रही थी मानो उनकी नई दुल्हन अभी छज्जे पर आएगी और उन्हें घूंघट की आड़ से देखेगी। पापा अभी सबका सामान कार से निकाल ही रहे थे, पर दादाजी के कदम नहीं रुके और वो अपना संदूक उठाए अंदर चले गए। हमने भी अपना अपना सामान लेकर अपने पुश्तैनी घर की चौखट पार की और उस घर को निहारा। पूरा गांव बदल गया था, मगर हमारा वो घर अभी भी वैसा ही था। बिना प्लास्टर की दीवारें, बड़े बड़े झरोखे जहाँ से हवा और रोशनी दोनों सहेली की तरह साथ ही आती थी। वही रोटरी डायल टेलीफोन, वो होता था ना जिसको घुमाकर नंबर डायल किया जाता था,
वही। अक्षत तो यहाँ तब आया था जब वो शायद 5 या 6 साल का रहा होगा, इसलिए उसकी कुछ खास यादें नहीं हैं यहाँ से जुड़ी हुई। हम उस घर के एक एक कोने को निहारने में लगे हुए थे और दादाजी बिना कुछ बोले अपना संदूक उठाए सीधा अपने कमरे में गए, जहाँ दादी की फ़ोटो लगी हुई थी। दादी की फ़ोटो के सामने खड़े होकर दादाजी बात करने लगे। सरला, तूने तो कहा था कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, फिर तूने अपना वादा क्यों तोड़ दिया? देख मैं कितना अकेला हो गया हूँ तेरे बिना। नहीं लगता मेरा मन किसी काम में। बहुत कोशिश करता हूँ तुझे याद ना करूँ, पर ऐसा नहीं कर पाता। हमारा बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं सरला। बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है और हमारे दोनों पोता पोती, वो दोनों बहुत शैतान हैं। सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर तेरी कमी मुझे हर वक्त महसूस होती है। अगर आज तू जिंदा होती तो 60 बरस की हो जाती। और मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं तेरे लिए लाल साड़ी लाऊंगा तेरे 60वें जन्मदिन पर। देख मैंने अपना वादा पूरा किया। आंखों में आंसुओं का गहरा पर्दा चढ़ गया था और उस पर्दे को अपने कुर्ते की बाजू से पोंछते हुए उन्होंने अपने संदूक से एक लाल साड़ी निकाली और फोटो के पास रख दी। हम कभी समझ ही नहीं पाए कि दादाजी क्यों हमेशा नाराज़ और गुस्से में रहते थे। वो शायद दादी की यादों से दूर भागना चाहते थे। मैं भागकर दादाजी से लिपट गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। आई एम सॉरी दादाजी। उनके रूखे और सख्त हाथों ने मेरी पीठ सहलाई और मेरे माथे को चूमते हुए बोले, आई एम सॉरी बेटा। पापा, मम्मी और अक्षत भी वहीं दरवाजे पर खड़े होकर सब देख रहे थे। दादाजी ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें क्या अब टेलीग्राम भेजना पड़ेगा, वरना कहोगे कि बुड्ढे ने हमें गले नहीं लगाया। चलो इधर आओ। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए।